हेलो स्टूडेंट्स, क्रोमोसोम के बारे में आज अपन बात करने वाले हैं। जेनेटिक्स का पार्ट सेकंड पढ़ेंगे। पार्ट फर्स्ट में हमने लगभग 17 या 18 कुछ पॉइंट पढ़ लिए थे। उससे जस्ट अगला जो पॉइंट है, नंबर है, वो आपको लगाना है क्रोमोसोम। जेनेटिक्स का ही पार्ट है। जेनेटिक्स में क्रोमोसोम के बारे में मालूम होना हमें ज़रूरी है कि क्रोमोसोम क्या होते हैं, क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कौन कौन से हैं। ये सारी चर्चा अपन इसी टॉपिक के अंदर करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप बात करते हैं अपन क्रोमोसोम गुणसूत्र। गुणसूत्र क्या होते हैं? गुणसूत्र, जैसे ये हमारी सेल है और सेल में होता है न्यूक्लियस। ये अपन जैसे पूरी सेल माने, इसको अपन केवल न्यूक्लियस मान सकते हैं। न्यूक्लियस के अंदर जो भरा हुआ द्रव्य है ये कहलाता है न्यूक्लियोप्लाज्म, या इसको कहा जाता है केंद्रक द्रव्य। क्या कहते हैं? केंद्रक द्रव्य कहते हैं। ये कहलाती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसको बोलते हैं केंद्रक झिल्ली। केंद्रक झिल्ली के अंदर भरा हुआ रहता है केंद्रक द्रव्य, और केंद्रक द्रव्य के अंदर कुछ जालनुमा इस प्रकार से संघनित पदार्थ होता है, कंडेंस्ड मटेरियल होता है। इस कंडेंस्ड मटेरियल को कहा जाता है क्रोमेटिन पदार्थ। क्रोमेटिन पदार्थ कहते हैं, क्रोमेटिन मटेरियल कहा जाता है। क्रोमेटिन मटेरियल बोलते हैं, क्रोमेटिन पदार्थ कहते हैं। जब कोशिका का विभाजन होता है, सेल डिवीजन होता है, तो कोशिका विभाजन की एक फेज होती है जिसको बोलते हैं मेटाफेज या मध्यावस्था। और मेटाफेज या मध्यावस्था के दौरान ये जो क्रोमेटिन पदार्थ है ये लंबी पतली धागे नुमा संरचनाओं के रूप में व्यवस्थित हो जाता है, जिसे क्रोमोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोमोसोम कहा जाता है, या इसको गुणसूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हें गुणसूत्र के नाम से जानते हैं। क्रोमोसोम की यदि हम बात करें दोस्तों, क्रोमोसोम का मेन कार्य क्या होता है? क्रोमोसोम नाम किसने दिया? क्रोमोसोम नाम दिया था बाल्डेयर ने। किसने दिया है? बाल्डेयर ने दिया है। क्रोमोसोम नाम किसने दिया है? बाल्डेयर ने। और क्रोमोसोम की खोज की थी, गुणसूत्र की खोज की थी स्ट्रासबर्गर ने। किसने की है? स्ट्रासबर्गर ने। गुणसूत्र का निर्माण किस किस से मिलकर के होता है? ये जो आपके सामने स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, इस प्रकार के स्ट्रक्चर के रूप में क्या पाए जाते हैं दोस्तों? क्रोमोसोम पाए जाते हैं। और क्रोमोसोम का निर्माण मेनली डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर के होता है। कुछ मात्रा में आरएनए भी पाया जाता है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको देखना है, मेनली इसमें डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। शरीर में क्रोमोसोम की संख्या जो होती है दोस्तों 46 होती है। पेयर के रूप में पाए जाते हैं 23 पेयर। नर में 44 प्लस XY के रूप में, और मादा में 44 प्लस XX के रूप में पाए जाते हैं। ये 44 जो होते हैं उनको कहा जाता है अलिंगी गुणसूत्र, या उनको बोलते हैं ऑटोसोम्स, जो कि नर व मादा में सेम होते हैं। एक जोड़ा अलग होता है, नर में XY के रूप में पाया जाता है, मादा में XX के रूप में पाया जाता है। लड़का होगा या लड़की, यह केवल पुरुष के गुणसूत्र XY पर ही निर्भर करता है। महिलाओं की इसमें कोई भी भूमिका नहीं होती है। तो सबसे पहले तो अपन कुछ कॉमन बातें लिखते हैं, फिर अपन इसका एक डायग्राम और बनाएंगे। तो गुणसूत्र, गुणसूत्र क्या होते हैं, क्रोमोसोम क्या होते हैं? तो केंद्रक द्रव्य में, केंद्रक द्रव्य बोले तो न्यूक्लियोप्लाज्म। केंद्रक द्रव्य में उपस्थित जो जालनुमा संघनित पदार्थ है, कंडेंस्ड मटेरियल है, उसको बोलते हैं क्रोमेटिन मटेरियल। क्रोमेटिन मटेरियल, या इसको कहा जाता है क्रोमेटिन पदार्थ। क्या बोलते हैं इसको? क्रोमेटिन पदार्थ कहते हैं। ये क्रोमेटिन पदार्थ जो होता है सेल डिवीजन के समय, जब सेल का डिवीजन होता है, कोशिका का विभाजन होता है, तो सेल डिवीजन की एक अवस्था आती है जिसका नाम है मेटाफेज।
मेटाफेज को बोलते हैं मध्यावस्था। क्या बोलते हैं? मध्यावस्था। इस मध्यावस्था के दौरान पतली धागेनुमा संरचनाओं के रूप में परिवर्तित हो जाता है। पतली धागेनुमा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, धागेनुमा संरचना, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, पतली धागेनुमा संरचना के रूप में रूपांतरित हो जाता है या परिवर्तित हो जाता है, और इन्हीं को बाल्डेयर ने क्या नाम दिया था? क्रोमोसोम नाम दिया था। बाल्डेयर ने क्या नाम दिया था? क्रोमोसोम नाम दिया। बाल्डेयर ने क्या नाम दिया है दोस्तों? क्रोमोसोम नाम दिया है। गुणसूत्र की खोजकर्ता की बात करें तो गुणसूत्र की खोजकर्ता कौन है दोस्तों? स्ट्रासबर्गर। ये क्रोमेटिन मटेरियल नाम किसने दिया था? तो क्रोमेटिन मटेरियल नाम दिया है दोस्तों फ्लेमिंग ने। किसने नाम दिया है? फ्लेमिंग ने। क्रोमेटिन पदार्थ, क्रोमेटिन मटेरियल जो नाम दिया है वो किसने दिया है? फ्लेमिंग ने दिया है। क्रोमेटिन मटेरियल नाम किसने दिया है दोस्तों? फ्लेमिंग के द्वारा ही दिया गया है। गुणसूत्र की खोज की थी स्ट्रासबर्गर ने। डिस्कवरी ऑफ क्रोमोसोम, गुणसूत्र की खोज किसने की थी? स्ट्रासबर्गर ने की थी। गुणसूत्र की खोज किसने की थी? स्ट्रासबर्गर ने की थी, याद रखना। अगर हम बात करें गुणसूत्र का निर्माण किस किस से मिलकर के होता है? गुणसूत्र का निर्माण फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोसोम या कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम, तो मेन इसमें होता है डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। किस किस से मिलकर होता है? डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर के होता है। कुछ मात्रा में आरएनए भी हो सकता है। अगर ऑप्शन में आपको आरएनए मिले तो कुछ मात्रा में आरएनए भी हो सकता है। बाकी मेन तो क्या होगा? डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन्स का सही आंसर होगा। अगर हम बात करें कि शरीर में गुणसूत्रों की संख्या, शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की बात करें अपन, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की बात करें तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 23 पेयर्स कह सकते हैं या 46 कह सकते हैं। और ये 46 कैसे पाए जाते हैं? तो ये 44 प्लस XY तो होते हैं दोस्तों मेल के अंदर, नर में पाए जाते हैं, और 44 प्लस XX होते हैं फीमेल में, या इसको मादा में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? मादा में होते हैं। ये 44 जो होते हैं ना, इनको कहा जाता है अलिंगी गुणसूत्र, या इनको कहते हैं ऑटोसोम्स। और एक जोड़ा जो नर में मादा में पाया जाता है, इनको कहा जाता है लिंगी गुणसूत्र। क्या बोलते हैं इनको? लिंगी गुणसूत्र के नाम से जाना जाता है, या इनको ऑटोसोम्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑटोसोम्स के नाम से जाना जाता है। तो इनको बोलते हैं ऑटोसोम्स, सॉरी इनको बोलते हैं एलोसोम्स। ये एलोसोम्स हैं। इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे? एलोसोम्स कहेंगे। क्या कहेंगे? एलोसोम्स कहते हैं। XY तथा XX क्या काम करते हैं दोस्तों? तो लिंग निर्धारण का काम करते हैं। XY तथा XX ये क्या काम करते हैं? तो ये लिंग निर्धारण का कार्य करते हैं। सेक्स
डिटरमिनेशन का काम करते हैं, लिंग निर्धारण का काम कौन करते हैं? XY तथा XX के द्वारा किया जाता है। लड़का होगा या लड़की, यह केवल पुरुष के गुणसूत्र XY पर निर्भर करता है। लड़का होगा या लड़की, यह केवल पुरुष के गुणसूत्र XY पर निर्भर करता है। पुरुष के क्रोमोसोम XY पर निर्भर करता है, याद रखना। बाकी महिलाओं की इसमें कोई भूमिका नहीं होती है। अब हम बात करते हैं क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर के बारे में। संरचना की बात करें अपन तो जैसे स्ट्रक्चर तो कुछ इस प्रकार से होती है, ये वाली स्ट्रक्चर है। अपन इसका एक फॉर्म बना रहे हैं, हमें देखना है कि कौन कौन से पार्ट इसके अंदर मेनली पाए जाते हैं। इस तरीके का क्रोमोसोम का एक पार्ट हमने लिया है। इसकी थोड़ी सी स्ट्रक्चर के बारे में अपन जानते हैं। गुणसूत्र जो होता है दोस्तों, इसके दोनों सिरे तो कहलाते हैं टीलोमियर। क्या कहलाते हैं? टीलोमियर। ये भी टीलोमियर कहलाता है और ये भी क्या कहलाता है? टीलोमियर कहलाता है। ये भी टीलोमियर है और ये भी क्या है दोस्तों, याद रखना, टीलोमियर कहलाता है। गुणसूत्र के चारों ओर एक आवरण पाया जाता है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं, कुछ वैज्ञानिक नहीं मानते हैं इस आवरण को। ये एक आवरण पाया जाता है जिसको बोलते हैं पेलिकल आवरण। क्या बोलते हैं इसको? पेलिकल आवरण कहा जाता है, जो कि गुणसूत्र की सुरक्षा का कार्य करता है। कभी कभी गुणसूत्र अचानक से सक्रिय हो जाते हैं। जहां पर सक्रिय होते हैं, पहली बार जब ऐसा होता है तो इस बिंदु को कहा जाता है प्राथमिक संकीर्णन, या इसको बोलते हैं प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। क्या बोलते हैं इसको? प्राइमरी कंस्ट्रक्शन कहते हैं। और यदि ऐसा बाई चांस दोबारा हो जाए तो उसको बोलते हैं द्वितीयक संकीर्णन। क्या बोलते हैं इसको? द्वितीयक संकीर्णन कहते हैं, या इसको सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के नाम से जाना जाता है। ये जो और जिस बिंदु पर ये होता है उसको बोलते हैं सेंट्रोमियर। क्या बोलते हैं इसको? सेंट्रोमियर बोलते हैं, या इसको कहा जाता है गुणसूत्र बिंदु। क्या बोलते हैं इसको? गुणसूत्र बिंदु के नाम से जाना जाता है, सेंट्रोमियर के नाम से जानते हैं। और प्रत्येक सेंट्रोमियर जो होता है ये क्रोमोसोम को दो भागों के अंदर डिवाइड करता है। एक भाग तो ये है और एक भाग दोस्तों ये है। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहते हैं, प्रत्येक भाग को अर्ध गुणसूत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? अर्ध गुणसूत्र कहा जाता है, या इनको क्रोमेटिड्स के नाम से जाना जाता है। क्या बोलते हैं इसको? ये भी अर्ध गुणसूत्र है और ये भी अर्ध गुणसूत्र है। क्या बोलते हैं इसको? क्रोमेटिड्स कहते हैं, या अर्ध गुणसूत्र के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको? अर्ध गुणसूत्र बोलते हैं, क्रोमेटिड्स के नाम से जानते हैं।
प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं, अर्धगुणसूत्र कहा जाता है, क्रोमेटिड्स के नाम से जाना जाता है। कभी कभी कुछ गुणसूत्र ऐसे होते हैं, एक तो 5 क्रोमोसोम होते हैं हमारी बॉडी में, 13, 14, 15, 21, 22। इन पर एक टोपी नुमा संरचना पाई जाती है, इसलिए इनको सेट क्रोमोसोम कहते हैं। ऐसे क्रोमोसोम को क्या कहा जाता है, सेट बोले तो सैटेलाइट, उपग्रह गुणसूत्र, या इनको क्या कहते हैं, सेट क्रोमोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, सेट क्रोमोसोम के नाम से जाना जाता है। तो ये अर्धगुणसूत्र हो गए, क्रोमेटिड्स हो गया, सेंट्रोमियर हो गया, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, टीलोमियर होता है। अब अपन बात करते हैं, क्वेश्चन एक बार पूछा था एक अदर एग्जाम के अंदर कि गुणसूत्रों के अभिरंजन के लिए, अभिरंजन का मतलब होता है इनको सेफ्रेनाइज करना, इनको स्टेनिंग करने के लिए किसका यूज किया जाता है, तो मिथाइल विल्यू या इथिडियम ब्रोमाइड का यूज किया जाता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जब क्रोमोसोम पर इथिडियम ब्रोमाइड या मिथाइल ब्लू डाला जाता है तो गुणसूत्रों पर लंबी पतली कुछ इस प्रकार से धागे नुमा क्या दिखाई देती हैं दोस्तों, संरचनाएं दिखाई देती हैं। इस प्रकार लाइन रेखानुमा संरचनाएं दिखाई देती हैं, इनको कहा जाता है क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं इनको, सॉरी क्रोमोमियर्स बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं इनको, क्रोमोमियर्स के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है इनको, क्रोमोमियर्स के नाम से जाना जाता है। और क्रोमोमियर्स पर क्या होता है, क्रोमोमियर्स पर पाया जाता है दोस्तों जेनेटिक मटेरियल। क्रोमोमियर्स पर क्या पाया जाता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, इसको कहते हैं आनुवांशिक पदार्थ। जेनेटिक मटेरियल होता है, आनुवांशिक पदार्थ होता है, ये जीनोम के रूप में काम करता है। इसको क्या बोलते हैं, इसको जीनोम भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, जीनोम के नाम से जाना जाता है। तो ये इसकी क्या है दोस्तों, स्ट्रक्चर है। ये गुणसूत्र की क्या है, स्ट्रक्चर है, या इसको संरचना के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, संरचना के नाम से जाना जाता है। तो लिख लेते हैं थोड़ा सा, क्रोमोसोम लंबी पतली धागे नुमा संरचनाओं के रूप में उपस्थित होता है। लंबी पतली धागे नुमा संरचनाओं के रूप में पाया जाता है। चारों ओर पाए जाने वाला आवरण, चारों ओर पाए जाने वाला आवरण क्या कहलाता है, पेलिकल आवरण कहलाता है। क्या कहलाता है, पेलिकल आवरण, पेलिकल लेयर कहलाती है। और ये पेलिकल आवरण क्या काम करता है, सुरक्षा का काम करता है, प्रोटेक्शन का काम करता है। किसका काम करता है, ये सुरक्षा का काम करता है, प्रोटेक्शन का काम करता है, गुणसूत्र की सुरक्षा करता है। कहीं कहीं पर गुणसूत्र अचानक से सक्रिय हो जाते हैं, कहीं कहीं पर क्रोमोसोम अचानक कैसे हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं, नैरो हो जाते हैं। इसको क्या कहा जाता है, इसे बोलते हैं प्राथमिक संकीर्णन या प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, प्राथमिक संकीर्णन, या इसको कहा जाता है प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। दोबारा होता है तो उसको सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन कहते हैं। और जिस बिंदु पर होता है उसको बोलते हैं सेंट्रोमियर। क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर। जिस बिंदु पर होता है, जिस पॉइंट पर होता है, उससे क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर कहते हैं उसको। क्या बोलते हैं इसको, सेंट्रोमियर के नाम से जाना जाता है, या उसको गुणसूत्र बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, गुणसूत्र बिंदु कहा जाता है, सेंट्रोमियर के नाम से जाना जाता है। सेंट्रोमियर क्रोमोसोम को 2 पार्ट्स के अंदर बांटता है। जो सेंट्रोमियर है, ये क्रोमोसोम को
दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करता है। प्रत्येक भाग को अर्ध गुणसूत्र बोलते हैं। प्रत्येक भाग को अर्ध गुणसूत्र कहते हैं या क्रोमेटिड्स कहते हैं। प्रत्येक भाग को क्या कहा जाता है? क्रोमेटिड्स के नाम से जाना जाता है, या इसको अर्ध गुणसूत्र कहते हैं, या इनको क्रोमोनीमेटा भी कहा जाता है। क्रोमोनीमेटा भी कहते हैं, अर्ध गुणसूत्र भी कहते हैं इनको, या क्रोमनीमेटा भी कहते हैं। क्रोमनीमेटा के नाम से भी जाना जाता है। गुणसूत्र के दोनों सिरे क्या कहलाते हैं दोस्तों? टीलोमियर कहलाते हैं। गुणसूत्र के दोनों सिरे क्या कहलाते हैं? टीलोमियर कहलाते हैं। गुणसूत्र के दोनों एंड्स, सिरे क्या कहलाते हैं? टीलोमियर कहलाते हैं। इनका जो निर्माण होता है वो टीलोमरेज एंजाइम के द्वारा होता है। और क्या काम करता है ये? गुणसूत्रों को आपस में चिपकने से रोकने का काम करता है। तो टीलोमियर का जो निर्माण होता है वो होता है टीलोमरेज एंजाइम द्वारा होता है। टीलोमरेज एंजाइम के द्वारा होता है। ये एंजाइम क्या काम करता है? ये गुणसूत्र क्रोमोसोम्स को आपस में चिपकने से रोकता है। क्रोमोसोम्स को आपस में चिपकने से रोकता है। कौन सा एंजाइम रोकता है? टीलोमरेज एंजाइम रोकता है। कुछ गुणसूत्रों के अंतिम सिरे पर टोपीनुमा संरचनाएं पाई जाती हैं, उन्हें सेट क्रोमोसोम कहते हैं। तो गुणसूत्र के क्रोमोसोम के अंतिम सिरे पर क्या पाई जाती है? टोपीनुमा संरचना होती है। कैप लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसको क्या बोलते हैं? जिसको बोलते हैं सेट क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं इनको? सेट क्रोमोसोम कहते हैं। और सेट क्रोमोसोम की जो संख्या होती है वो होती है 5। कौन कौन सा नंबर? 13, 14, 15, 21 और 22वां जो क्रोमोसोम है, ये कैसे क्रोमोसोम होते हैं? इनको सेट क्रोमोसोम के नाम से जाना जाता है। गुणसूत्रों के अभिरंजन हेतु स्टेनिंग, गुणसूत्रों के अभिरंजन, क्रोमोसोमल स्टेनिंग। गुणसूत्रों के अभिरंजन हेतु, अभिरंजन का मतलब होता है स्पष्ट देखने के लिए। किसका प्रयोग किया जाता है? मिथाइल ब्लू या इथिडियम ब्रोमाइड। मिथाइल ब्लू या इथिडियम ब्रोमाइड का यूज होता है। मिथाइल ब्लू या इथिडियम ब्रोमाइड का यूज किया जाता है, जिसके दौरान कुछ धागे नुमा संरचनाएं दिखाई देती हैं। धागे नुमा संरचनाएं दिखती हैं, उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं क्रोमोमियर्स। क्या बोलते हैं? क्रोमोमियर्स बोलते हैं। और क्रोमोमियर्स पर जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जो आनुवांशिक पदार्थ होता है, उसको क्या बोलते हैं? जीनोम कहते हैं। क्या कहते हैं? जीनोम कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? जीनोम कहते हैं। तो ये बात अपन को थोड़ा सा इसमें याद रखनी है। गुणसूत्रों का मेन कार्य क्या होता है? गुणसूत्रों का मेन कार्य होता है आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में
स्थानांतरित करने का होता है। आनुवांशिक लक्षण, जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स, को एक पीढ़ी, पीढ़ी बोले तो जनरेशन, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, सेकंड जनरेशन या अनदर जनरेशन, दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करना है, ट्रांसफर करना है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर करने का काम कौन करते हैं? क्रोमोसोम के द्वारा किया जाता है। तो ये एक पॉइंट था हमारा क्रोमोसोम। ये शब्दावली में ही आता है, लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में अपन ने डिटेल नॉलेज ली है। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर भी अपन पढ़ेंगे। यदि क्रोमोसोम की संख्या हमारी बॉडी में कम हो जाए, ज़्यादा हो जाए, टूट जाए, जुड़ जाए, तो व्यक्ति रोग से ग्रसित हो जाता है। कुछ सिंड्रोम वगैरह हैं, उनकी चर्चा भी अपन आगे करने वाले हैं। लास्ट में अपन जेनेटिक डिजीज पढ़ेंगे, तो जेनेटिक डिजीज के अंदर वहाँ पर ही सारी चर्चा अपन करेंगे। अभी कुछ पॉइंट और हमारे बच गए थे। अगला पॉइंट जो भी नंबर है अपना 19वां, दो शब्द आते हैं। एक तो आता है सम लक्षणी अनुपात, इसको बोलते हैं फिनोटाइप रेशो। क्या होता है फिनोटाइप रेशो? समलक्षणी अनुपात क्या होता है? किसी जीवधारी के ऐसे लक्षण जो हमें प्रत्यक्ष रूप से आंखों से दिखाई दे, उन्हें क्या कहा जाता है? उनको कहते हैं दोस्तों समलक्षणी अनुपात। जैसे मेडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया था, डाई हाइब्रिड क्रॉस किया था, एकल संकर संकरण का प्रयोग किया था, द्वि संकर संकरण का प्रयोग किया था, तो मेडल ने कुछ प्रयोग किए थे। उन प्रयोगों पे आधार पर मेडल ने नियम दिए थे, कुछ वहां पर रेशो अनुपात प्राप्त हुए थे। वो अनुपात अपन को यहाँ पर आगे पूछे जाते हैं, तो उनके बारे में बताऊंगा कैसे वो निकल के आते हैं, कि उनका फिनोटाइप रेशो क्या है, जीनोटाइप रेशो क्या है। फिनोटाइप का मतलब है कि जैसे मैंने आपके सामने सेम टाइम पर 4 बीज लगाए साहब, समान इनको पानी दिया, प्रकाश समान मिला, समान इनको खाने पीने को सबको समान मिला, एक पौधा इतना बड़ा हो गया, एक ऐसा हो गया, एक किया है और एक निकला ही नहीं। आप देख के ये बता सकते हो कि कौन सा पौधा बौना है और कौन सा पौधा लंबा है। तो जो आंखों से हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे उसको तो क्या बोलते हैं? समलक्षणी अनुपात कहते हैं, फिनोटाइप रेशो कहते हैं। और यदि किसी जीव के लक्षण उसकी जीनी संरचना का अध्ययन करने पर पता चले तो उसको बोलते हैं जीनोटाइप। क्या कहा जाता है? जीनोटाइप। आप देख करके ये नहीं बता सकते कि ये संकर किस्म है या बौनी किस्म है, शुद्ध है या अशुद्ध है। तो जो देख करके पता नहीं चलता है वो क्या है? समजीनी जीनोटाइप। जो देख के बता सकते हैं आंखों से वो क्या है? समलक्षणी अनुपात होता है। तो समलक्षणी अनुपात की डेफिनेशन क्या होगी? जीवधारी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जीवधारी के ऐसे लक्षण जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं उनको क्या कहा जाता है? समलक्षणी अनुपात कहा जाता है। जैसे लंबे पादप, बौने पादप आदि, यदि ऐसा कोई दिखाई दे रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? समलक्षणी अनुपात कहते हैं। और एक आता है समजीनी अनुपात। समजीनी अनुपात जिसको बोलते हैं जीनोटाइप रेशो। जीनोटाइप रेशो क्या होगा?
ऐसे लक्षण जो जीनी संरचना का अध्ययन करने पर पता चलते हैं, जीव की जीनी संरचना, जेनेटिक स्ट्रक्चर, जीनी संरचना का अध्ययन करने पर प्राप्त रेशो, प्राप्त अनुपात जो होता है उसको क्या बोलते हैं? समजीनी अनुपात कहते हैं। क्या कहते हैं? समजीनी अनुपात कहा जाता है। तो ये बात हुई हमारी समजीनी अनुपात की। एक वर्ड आता सहलग्नता, लिंकेज, जो कि मॉर्गन ने बताया था। लिंकेज एक वर्ड है शब्दावली में ही। मॉर्गन ने क्या बताया था कि जब किसी एक ही गुणसूत्र पर, एक ही क्रोमोसोम पर दो लक्षणों के जीन उपस्थित हों, जब किसी एक ही क्रोमोसोम पर दो लक्षणों के जीन उपस्थित हों तो दोनों की वंशागति स्वतंत्र रूप से न होकर एक साथ ही होती है। यानी जाएंगे तो अगली पीढ़ी में दोनों लक्षण जाएंगे। जैसे मेडल ने बताया था कि एक जीन एक लक्षण का निर्धारण करता है, लेकिन मेडल के नियम का ये अपवाद माना जाता है सहलग्नता। सहलग्नता को बोलते हैं लिंकेज। मेडल ने तो बताया था कि एक लक्षण एक जीन, लेकिन सहलग्नता क्या कहती है? मॉर्गन का सिद्धांत क्या कहता है कि यदि एक ही क्रोमोसोम पर दो लक्षणों के जीन एक साथ उपस्थित हों तो दोनों की हेरिडिटी स्वतंत्र रूप से न होकर एक साथ ही होती है, जिसे मेडल का सहलग्नता का सिद्धांत कहते हैं, लिंकेज थ्योरी के नाम से जाना जाता है। और मॉर्गन ने दिया था ये। मॉर्गन ने ड्रोसोफिला पर प्रयोग किए थे। ड्रोसोफिला बोले तो फल मक्खी पर, फल मक्खी जो होती है मेलेनोग्लेस्टर, उसके अंदर याद रखना सबसे पहले ड्रोसोफिला ने अपने प्रयोग किए थे। इसको फ्रूट फ्लाई के नाम से जाना जाता है, फल मक्खी के नाम से जाना जाता है। तो एक सहलग्नता, एक पॉइंट अपन और पढ़ते हैं इसमें, सहलग्नता, जिसको बोलते हैं लिंकेज। क्या बोलते हैं? लिंकेज। सहलग्नता क्या है? जब किसी गुणसूत्र पर, जब किसी क्रोमोसोम पर दो लक्षणों के जीन उपस्थित हों तो दोनों की वंशागति, तो दोनों की वंशागति स्वतंत्र रूप से न होकर एक साथ होती है, स्वतंत्र रूप से न होकर एक साथ होती है। इसे सहलग्नता का सिद्धांत कहते हैं। इसे सहलग्नता का सिद्धांत, लिंकेज थ्योरी, और मेडल के नियम का अपवाद माना जाता है ये। इसके प्रतिपादक कौन हैं? टी.एच. मॉर्गन। मॉर्गन ने सिद्धांत दिया था और टी.एच. मॉर्गन के नाम से इनको जाना जाता है। इन्होंने फल मक्खी पर प्रयोग किए थे, फ्रूट फ्लाई, ड्रोसोफिला, फल मक्खी ड्रोसोफिला, मेलेनोग्लेस्टर भी बोलते हैं इसको, ड्रोसोफिला पर प्रयोग किए। और इसको मेडल के नियम का क्या मानते हैं? अपवाद मानते हैं। क्या मानते हैं इसको? मेंडल के नियम का अपवाद मानते हैं, एक्सेप्शन ऑफ मेडल लॉ। मेडल के नियम का क्या माना जाता है? इसको अपवाद माना जाता है, एक्सेप्शन माना जाता है।
तो ये बात हुई दोस्तों हमारी किसकी, मेडल के नियम के अपवाद से संबंधित, जिसका नाम क्या है, सहलग्नता है। क्या नाम है दोस्तों, सहलग्नता। ये तो कुछ शब्दावली थी जिसके बारे में हमने बात की है। अब इसमें एक चीज और आती है, न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक एसिड के बारे में भी कई बार पूछा जाता है कि न्यूक्लिक एसिड में डीएनए वगैरह आता है, आरएनए वगैरह आता है, उसकी चर्चा भी अपन इसी के अंदर करने वाले हैं। तो अगला पार्ट जो आता है हमारा वो आएगा न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहां से भी आपके प्रश्न पूछा जा सकता है। न्यूक्लिक अम्ल किस किस से मिलकर बने होते हैं, पहली बात तो ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये तत्व होते हैं, एलिमेंट होते हैं, जिनसे मिलकर के न्यूक्लिक एसिड का निर्माण होता है। सबसे पहले न्यूक्लिक अम्ल की खोज जो की थी दोस्तों, वो फ्रेडरिक मिशर ने की थी। किसने की थी, फ्रेडरिक मिशर ने की थी। मवाद कोशिकाओं में की थी, पस सेल्स में की थी। पस सेल्स के न्यूक्लियस के अंदर सबसे पहले देखा गया था इसको। न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं दोस्तों, न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं। थोड़ा सा टफ है, ध्यान से समझेंगे इसको, बिल्कुल दिमाग लगा करके। एक दो बार इसको पढ़ोगे, दूसरी बार मैं रिवाइज कर दूंगा इसको थोड़ा सा, तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। एक बार में थोड़ा सा जिनका साइंस बैकग्राउंड नहीं रहता है उनको थोड़ा सा ऐसा लगता है कि यार ये चीज़ें समझ में आएगी या फिर क्या है ये, तो थोड़ा सा पढ़ने से होता है। कई लोग जैसे पहली बार पढ़ते हैं या चीज़ों को नहीं पढ़ा है, जो सब्जेक्ट के विद्यार्थी हैं, तो काफ़ी टाइम हो जाता है, तो थोड़ा सा रिकॉल होने में टाइम लगता है। न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं। किसके बहुलक होते हैं, न्यूक्लियोटाइड के। या हम ये कह सकते हैं कि एक बार क्वेश्चन आया था, न्यूक्लिक अम्ल की मुख्य संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई का नाम क्या है। मेन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड इज कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड। अब बात करते हैं कि सभी न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। तो न्यूक्लियोटाइड का मतलब होता है कि एक तो पेंटोस शर्करा होती है, 5 कार्बन परमाणु वाली शर्करा शुगर होती है। एक इसमें पाए जाते हैं नाइट्रोजन बेसेज, नाइट्रोजन क्षारक होते हैं, और एक इसमें पाया जाता है फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप से डीएनए की बैकबोन बनी होती है। तो नाइट्रोजन बेस, पेंटोस शुगर और फॉस्फेट ग्रुप, ये तीनों से मिलकर के क्या बना होता है दोस्तों, न्यूक्लियोटाइड बना होता है। क्या बना होता है, न्यूक्लियोटाइड बना होता है। फिर अपन इसमें पढ़ेंगे नाइट्रोजन क्षारक के प्रकार। तो नाइट्रोजन क्षारक जो नाइट्रोजन बेसेज होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है प्यूरिन और एक होता है पिरिमिडीन। प्यूरिन के अंदर आते हैं एडिनिन और ग्वानिन, पिरिमिडीन में आते हैं साइटोसिन और थियामीन आता है, यूरेसिल भी इसके अंदर आता है। ये न्यूक्लिक अम्ल जो होते हैं वो दोस्तों दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है डीएनए और एक होता है आरएनए। दोनों के बारे में अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले तो थोड़ा सा इसके बारे में अपन लिख लेते हैं, न्यूक्लिक अम्ल, फिर इसका डायग्राम वगैरह बनाएंगे। कॉमन बात करते हैं पहले तो न्यूक्लिक अम्ल। तो सबसे पहले तो खोजकर्ता की बात करें कि न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने की थी, डिस्कवरी। न्यूक्लिक अम्ल की खोज की है दोस्तों फ्रेडरिक मिशर ने की है। फ्रेडरिक मिशर ने की है। किसमें की है, मवाद कोशिकाओं के केंद्रक में। न्यूक्लियस ऑफ पस सेल्स, मवाद कोशिकाओं के केंद्रक में सबसे पहले न्यूक्लियस को खोजा गया था। किसके द्वारा, फ्रेडरिक मिशर के द्वारा खोजा गया है। किस किस से मिलकर बने होते हैं ये, संगठन की बात करें, कंपोजिशन,
तो संगठन में अपन बात करते हैं तो ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा फास्फोरस से निर्मित होते हैं। फास्फोरस से बने होते हैं। कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस, इन सभी तत्वों से मिलकर के बने होते हैं। न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं ये, जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं ये क्या होते हैं? पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं। न्यूक्लियोटाइड के क्या होते हैं? ये बहुलक होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? बहुलक का मतलब होता है पॉलीमर। पॉलीमर बना होता है मोनोमर यूनिट से। जैसे अपन पढ़ेंगे आगे कार्बन कंपाउंड्स के अंदर पॉलीथीन वगैरह आता है, तो पॉलीथीन किसका बहुलक है? एथिलीन का बहुलक है। पीवीसी पढ़ा होगा आपने, पॉली विनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड से पीवीसी बनता है। ऐसे ही न्यूक्लिक एसिड किससे बने होते हैं? तो न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं। यानी कई सारी जब न्यूक्लियोटाइड इकाइयां मिलती हैं तो न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण होता है। तो हम इसको ये भी कह सकते हैं, न्यूक्लिक अम्ल की मुख्य संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। न्यूक्लिक अम्ल की मुख्य संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। न्यूक्लिक अम्ल की मुख्य संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई का नाम है न्यूक्लियोटाइड। क्या नाम है? न्यूक्लियोटाइड। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड क्या कहलाता है? न्यूक्लियोटाइड कहलाता है। क्या कहलाता है? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लिक अम्ल की मुख्य संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? न्यूक्लियोटाइड के नाम से जानते हैं। अब ये न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? तो न्यूक्लियोटाइड क्या होगा? न्यूक्लियोटाइड होगा कि एक तो पेंटोस शुगर, पेंटोस शर्करा, पेंटोस शुगर, प्लस दूसरा आता है नाइट्रोजन क्षारक, नाइट्रोजन बेसेज, प्लस फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप, इन तीनों से मिलकर के क्या बना होता है? न्यूक्लियोटाइड बना हुआ होता है। इन तीनों से मिलकर क्या बना होता है? न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर के बने हुए होते हैं। अब हम बात करते हैं कि नाइट्रोजन क्षारक के प्रकार कौन कौन से हैं। तो दोबारा सुन लीजिए एक बार। न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने की थी दोस्तों? फ्रेडरिक मिशर ने की थी। किस में की थी? मवाद कोशिकाओं के केंद्रक में की थी, न्यूक्लियस ऑफ पस सेल्स के अंदर हुई थी। किस किस से मिलकर बने होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस से बने हुए होते हैं। न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर होते हैं किसके? न्यूक्लियोटाइड के। यानी न्यूक्लियोटाइड एक मोनोमर यूनिट है और मोनोमर यूनिट मिलकर क्या बनाती हैं? पॉलीमर बनाती हैं। न्यूक्लिक अम्ल की मुख्य संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई का नाम क्या है? न्यूक्लियोटाइड है। यानी कई सारी न्यूक्लियोटाइड इकाइयां मिलकर के न्यूक्लिक अम्ल बनाती हैं। न्यूक्लियोटाइड किस किस से मिलकर बना होता है? तो पेंटोस शुगर, नाइट्रोजन बेसेज और फॉस्फेट ग्रुप से मिलकर के बना हुआ होता है। आगे अपन बात करते हैं नाइट्रोजन क्षारक।
नाइट्रोजन बेसेज। ये नाइट्रोजन क्षारक दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है प्यूरिन और एक होता है पिरिमिडीन। एक तो होता है प्यूरिन और एक होता है पिरिमिडीन। प्यूरिन में कौन कौन से आते हैं? तो प्यूरिन में आते हैं एडेनिन और ग्वानिन। कौन कौन से आते हैं? एडेनिन और ग्वानिन। ये प्यूरिन दो रिंग वाले नाइट्रोजन यौगिक होते हैं। ये दो रिंग वाले, दो बलय वाले नाइट्रोजन यौगिक होते हैं। इसके अंदर कौन कौन से आते हैं? तो एडेनिन और ग्वानिन आते हैं। एडेनिन और एक आता है इसमें ग्वानिन। और पिरिमिडीन जो होते हैं इसके अंदर आता है साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल आता है। ये एक रिंग वाला नाइट्रोजन यौगिक है। एक रिंग वाला नाइट्रोजन कंपाउंड है। इसके अंदर आते हैं तीन, साइटोसिन, थियामीन और एक आता है यूरेसिल। साइटोसिन, थियामीन और यूरेसिल आता है। ये पिरिमिडीन है और ये प्यूरिन है। डीएनए आरएनए अभी अपन दोनों पढ़ने वाले हैं। डीएनए में तो पाए जाते हैं दो, तो प्यूरिन होंगे, एडेनिन ग्वानिन होगा। और पिरिमिडीन में होते हैं साइटोसिन, थियामीन। डीएनए में यूरेसिल नहीं होता। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। साइटोसिन, थियामीन होता। थियामीन के स्थान पर आरएनए में क्या पाया जाता है? यूरेसिल। यूरेसिल में पहले तीन सेम होंगे, चौथा कौन सा होगा? थियामीन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। अब अपन, ये तो हुई कॉमन बात दोनों के लिए। अब अपन बात करते हैं कि न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार के होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक एसिड जो हैं ये दो टाइप्स के होते हैं। दो टाइप्स कौन कौन से? एक तो डीएनए, डीएनए का पूरा नाम है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और एक होता है आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो एक तो हो गया डीएनए और एक हो गया आरएनए। दो प्रकार के क्या होते हैं? हमारे न्यूक्लिक अम्ल होते हैं। दो प्रकार के न्यूक्लिक एसिड होते हैं, एक तो डीएनए होता है और एक कौन सा होता है? आरएनए होता है। सबसे पहला अपन पढ़ेंगे इसमें डीएनए के बारे में।
सबसे पहला हेडिंग लगाएंगे डीएनए। डीएनए का पूरा नाम तो अपने लिख लिया है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड के नाम से इसे जाना जाता है। दूसरी यदि अपन बात करें तो इसकी खोजकर्ता भी इसके कौन है, फ्रेडरिक मिशर ही हैं। शुगर की बात करते हैं इसमें कि शुगर कौन सी पाई जाती है, शर्करा कौन सी होती है, तो न्यूक्लिक एसिड को हटा दो, शुगर का नाम बच जाएगा डीऑक्सी राइबो शुगर। क्या नाम है, डीऑक्सी राइबोस शर्करा। डीऑक्सी राइबोस शुगर इसके अंदर पाई जाती है। प्रकृति के बारे में अपन बात करें तो प्रकृति होती है इसकी अम्लीय। प्रकृति नेचर के बारे में बात करें तो प्रकृति इसकी कैसी होती है दोस्तों, अम्लीय होती है, एसिडिक होती है। कैसी होती है, अम्लीय होगी, एसिडिक होगी। संरचना की बात करें, स्ट्रक्चर, तो संरचना होती है इसकी द्विकुंडलित, जिसको बोलते हैं डबल हेलिक्स मॉडल। डबल हेलिक्स मॉडल के नाम से जाना जाता है। और डबल हेलिक्स मॉडल जो है दोस्तों, ये दिया था वॉटसन व क्रिक ने। किसने दिया था, वॉटसन एंड क्रिक के द्वारा दिया गया था 1953 में। कब दिया गया था, 1953 में। ये क्वेश्चन भी एक बार आ चुका है, शायद एलडीसी में पूछा था ये। वॉटसन व क्रिक ने दिया था, कब दिया था, 1953 में दिया है, याद रखना। और इनको 1962 में, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, 1962 में इस खोज के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 1962 में इनको नोबेल प्राइज मिला है, नोबेल पुरस्कार दिया गया है। 1962 में इसको क्या दिया गया है, इनको नोबेल प्राइज इनको दिया गया है। संरचना कैसी होती है, डबल हेलिक्स मॉडल होती है। वॉटसन व क्रिक ने दिया था। अभी मैं मॉडल स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो थोड़ा सा और आराम से क्लियर हो जाएगा। इसके कुछ अपवाद हैं, कुछ अपवाद याद रखना। डबल हेलिक्स मॉडल के कुछ एक्सेप्शन हैं, कुछ अपवाद हैं। कौन कौन से अपवाद हैं, एक तो आता है 5×174 बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज को बोलते हैं जीवाणुभोजी। क्या बोलते हैं, जीवाणुभोजी। एक इसमें आता है S13, एक आता है M13। ये सारे बैक्टीरियोफाज हैं। ये बैक्टीरियोफाज को हिंदी में कहा जाता है जीवाणुभोजी। ये वायरस का एक प्रकार है, ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को खा जाता है, उसको बोलते हैं जीवाणुभोजी। क्या बोलते हैं, जीवाणुभोजी बोलते हैं, बैक्टीरियोफेज बोलते हैं, याद रखना। ये बैक्टीरियोफेज जो होते हैं ना, ये गंगा के पानी में भी पाए जाते हैं। क्वेश्चन आता है गंगा का पानी सड़ता नहीं है, क्यों, क्योंकि गंगा के पानी में क्या पाया जाता है, याद रखना, गंगा के पानी में बैक्टीरियोफेज पाया जाता है जो कि जीवाणु को खा जाता है, इसलिए गंगा का पानी कभी खराब नहीं होता है। M13 बैक्टीरियोफेज जीवाणुभोजी पाया जाता है। और इनकी संरचना कैसी होती है, याद रखना, इनकी संरचना एकल रज्जु की होती है, यानी ये डबल हेलिक्स मॉडल का क्या है, अपवाद है। इनकी संरचना जो होती है, डीएनए, इनमें जो डीएनए पाया जाता है वो कैसा होता है, एकल रज्जुकीय होता है। सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। कैसा होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, एकल रज्जुकीय होता है। तो ये बात कुछ अपन को याद रखनी है। एक बार क्वेश्चन आया एग्जाम में कि डीएनए की संरचना का विस्तृत अध्ययन किसने किया है, तो डीएनए की संरचना का विस्तृत अध्ययन किया है दोस्तों फ्रैंकलिन एवं विल्किंस ने। किसने किया है, फ्रैंकलिन एवं विल्किंस ने किया है। कौन सी विधि के द्वारा किया है, तो एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड या एक्सरे विवर्तन विधि के द्वारा किया है। फ्रैंकलिन विल्किंस ने डीएनए की संरचना का विस्तृत अध्ययन किया है। डीएनए की
स्ट्रक्चर का विस्तृत अध्ययन किसने किया है? फ्रैंकलिन तथा विल्किंस ने किया है। किसने किया है? फ्रैंकलिन तथा विल्किंस ने किया है। कौन सी विधि के द्वारा किया है? तो एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड के द्वारा किया है। या एक्सरे विवर्तन विधि द्वारा डीएनए की संरचना का विस्तृत अध्ययन किया है। एक्सरे विवर्तन मेथड या एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड के द्वारा डीएनए की संरचना का विस्तृत अध्ययन किया है। डीएनए को जीवन का रासायनिक आधार कहते हैं, केमिकल बेस ऑफ लाइफ। डीएनए को क्या कहा जाता है? जीवन का रासायनिक आधार, केमिकल बेस ऑफ लाइफ। जीवन का क्या कहते हैं? इसको रासायनिक आधार कहा जाता है, केमिकल बेस के नाम से जाना जाता है। भौतिक आधार किसको कहते हैं? तो जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है दोस्तों प्रोटोप्लाज्म को, जीव द्रव्य को कहते हैं। हमारी जो सेल होती है, सेल के अंदर भरा हुआ द्रव्य कहलाता है कोशिका द्रव्य, और केंद्रक के अंदर द्रव्य कहलाता है न्यूक्लियोप्लाज्म, केंद्रक द्रव्य। और केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य दोनों को मिलाकर कह सकते हैं हम जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। तो यहीं पर मैं नोट लगा के लिख रहा हूं, जीवन का भौतिक आधार, जीवन का भौतिक आधार पूछे यदि, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, तो जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है जीव द्रव्य को। किसको बोलते हैं? जीव द्रव्य को बोलते हैं। जीवन का भौतिक आधार किसको कहा जाता है? जीव द्रव्य को कहते हैं। जीवन का भौतिक आधार किसको कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म को कहा जाता है, जीव द्रव्य को कहा जाता है। ये डीएनए जो होता है दोस्तों, वो जेनेटिक मटेरियल के रूप में काम करता है, आनुवांशिक पदार्थ के रूप में काम करता है। डीएनए जो होता है ये किसके रूप में काम करता है? तो आनुवांशिक पदार्थ, जेनेटिक मटेरियल के रूप में कार्य करता है। आनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य कौन करता है? याद रखना, जेनेटिक मटेरियल करता है। कौन करेगा? जेनेटिक मटेरियल करेगा। और डीएनए जो होता है, अब हम इसकी स्ट्रक्चर की तरफ मुड़ते हैं कि इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। डीएनए की स्ट्रक्चर की बात करें अपन, तो स्ट्रक्चर की बात करें तो डबल हेलिक्स मॉडल होता है। और डबल हेलिक्स मॉडल का मतलब होता है दोस्तों कि दो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर के बना हुआ होता है। तो इसमें दो न्यूक्लियोटाइड कौन कौन से होते हैं? इस तरीके से दो न्यूक्लियोटाइड होते हैं। इनको बोलते हैं दो न्यूक्लियोटाइड हैं, दोनों की दिशा एक दूसरे की विपरीत होती है। एक की दिशा होती है 3' to 5', दूसरे की दिशा होती है दोस्तों 5' to 3'। इनको क्या कहते हैं? इनको कहा जाता है फास्फोडाइएस्टर बंध। क्या बोलते हैं इनको? फास्फोडाइएस्टर बंध कहते हैं। क्या कहते हैं? फास्फोडाइएस्टर बंध के नाम से जाना जाता है। ये दोनों के बीच की जो दूरी होती है, ये होती है 20 अंगस्ट्राम। कितनी होती है बताओ? 20 अंगस्ट्राम दोनों के बीच की दूरी होगी। इस पूरे एक घूम की लंबाई, इसको बोलते हैं एक घूम। इस एक घूम की लंबाई की बात करें तो ये होती है 34 अंगस्ट्राम। अंगस्ट्राम दोस्तों दूरी का मात्रक होता है। एक अंगस्ट्राम की वैल्यू 10 की घात माइनस 10 मीटर के बराबर होती है। कितनी होती है? 10 की घात माइनस 10 मीटर के बराबर होती है। हमारे जो नाइट्रोजन क्षारक होते हैं,
डीएनए की में यदि अपन बात करें कि डीएनए में जो नाइट्रोजन क्षारक हैं वो प्यूरिन, प्यूरिन में तो कौन कौन से होते हैं? प्यूरिन में तो होते हैं एडिनिन और गुआनिन, और पिरिमिडिन में होते हैं साइटोसिन, थियामीन, ये होते हैं। इसमें एडिनिन तो थियामीन से डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा रहता है और साइटोसिन गुआनिन से ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा रहता है। और ये जो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है इनको क्या कहते हैं? ये भी क्वेश्चन एक बार एग्जाम में आ चुका है। इनको हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। ये क्या कहलाता है? ये है हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या है ये? हाइड्रोजन बॉन्ड। ये डबल बॉन्ड है, ये ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड किसके द्वारा जुड़ा रहता है? हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है। तो यहां पर एडिनिन थियामीन से डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ता है और साइटोसिन गुआनिन से ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़ता है। तो ए डबल बॉन्ड टी सी ट्रिपल बॉन्ड जी, ए डबल बॉन्ड टी सी ट्रिपल बॉन्ड जी, ए डबल बॉन्ड टी सी ट्रिपल बॉन्ड जी, इस प्रकार से जुड़ा हुआ ये रहता है। ठीक है, ए डबल बॉन्ड टी सी ट्रिपल बॉन्ड जी, इस प्रकार से जुड़ा हुआ ये रहता है। और ये पूरा एक घूम है। एक घूम में ये जो पद होते हैं ना, इन पदों की संख्या होती है 10। कितनी होती है? 10। एक घूम में पदों की संख्या, एक घूम में पदों की संख्या की बात करें तो टोटल कितने पद होंगे? 10 होंगे। कितने होंगे? 10। और दो क्रमागत पदों के मध्य की दूरी, दो क्रमागत यानी सीरियल से, दो क्रमागत पदों के मध्य की दूरी कितनी होगी? तो ये होती है 3.4 एंगस्ट्रॉम। कितनी होती है? 3.4 एंगस्ट्रॉम दो क्रमागत पदों के मध्य की दूरी होती है। तो ये दोस्तों क्या है, जनरली इसकी स्ट्रक्चर है। ये बातें अपन को इसमें याद रखनी है। इनको बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला। क्या बोलते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला बोलते हैं। तो अपन लिख लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में कि डीएनए किसका बना होता है। तो डीएनए दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं से मिलकर के बना होता है। डीएनए दो पॉली न्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं से, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स चेन्स कहते हैं यहां पर, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, ये शॉर्ट में लिख दिया मैंने एनटीडीएस, न्यूक्लियोटाइड्स श्रृंखलाओं से निर्मित होता है। दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं से क्या होता है? ये बना होता है। और प्रत्येक पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो श्रृंखला है वो एक दूसरे की प्रतिपूरक होती है, यानी पैरेलल होती है, लेकिन वो उल्टी होती है, प्रति समानांतर होती है। प्रत्येक पॉली न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला एक दूसरे के कैसी होती है? प्रतिपूरक तथा प्रति समानांतर होती है, यानी पैरेलल चलती है। प्रतिपूरक होती है, पैरेलल होती है और समानांतर चलती है ये। ठीक है, प्रतिपूरक होती है और समानांतर चलती है, प्रति समानांतर होती है, एक दूसरे के पैरेलल होती है। एक तरीके से पैरेलल अपन यूं नहीं कह सकते, एंटी पैरेलल कह सकते। पैरेलल का मतलब तो सीधा जो कटेगा नहीं, ये एंटी पैरेलल होती है। ठीक है, एंटी कॉम्प्लीमेंट्री होती है और एंटी पैरेलल के रूप में पाई जाती हैं। एक सिरे पर इनके फास्फोडाइएस्टर बंध होता है जिसकी दिशा हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होती है। इसके सिरे पर कौन सा बंध होता है? फास्फोडाइएस्टर बंध, फास्फोडाइएस्टर
एस्टर बंद होता है, इसकी दिशा जो होती है वो एक दूसरे के विपरीत होती है, दिशा एक दूसरे के विपरीत होती है। एक की दिशा 3' to 5' होती है तो दूसरे की दिशा 5' to 3' होती है। एक की दिशा 3' to 5' तो अन्य की जो दिशा होगी वो कैसी होगी, 5' to 3' होगी। कैसी होगी, 5' to 3' होगी, याद रखना। डीएनए की जो रीढ़ होती है, बैक होती है, वो किसकी बनी होती है, वो बनी होती है दोस्तों फॉस्फेट ग्रुप से मिलकर बनी होती है। किससे मिलकर बनी होती है, फॉस्फेट ग्रुप से निर्मित होती है। डीएनए की बैकबोन किससे बनी होती है, फॉस्फेट ग्रुप से मिलकर के बनी हुई होती है। ये जो डीएनए होता है वो कितनी वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है, तो याद रखना डीएनए जो होता है वो 260 एंगस्ट्रॉम या 26 नैनोमीटर वेवलेंथ का जो लाइट है उसको एब्जॉर्ब कर सकता है। तो डीएनए 260 या तो अपन बोल सकते हैं एंगस्ट्रॉम या 26 नैनोमीटर वेवलेंथ, वेवलेंथ बोले तो तरंग दैर्घ्य वाली लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है। अवशोषित कर सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है, ये बात अपन को याद रखनी है। एक तो होता है एनिमल वायरस, एक होता है प्लांट वायरस। एनिमल वायरस में जनरली आनुवांशिक पदार्थ के रूप में जो होता है दोस्तों, वायरस जो होते हैं उनमें डीएनए भी होता है, आरएनए भी होता है। जंतु वायरस में डीएनए होता है, पादप वायरस में आरएनए पाया जाता है। जंतु वायरस में आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है, डीएनए होता है। प्राय एनिमल वायरस, चलो ये पॉइंट अपन बाद में लिखेंगे एक बार के लिए। तो ये इस लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है। डीएनए में दो प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक होते हैं, प्यूरिन और पिरिमिडीन। प्यूरिन के अंदर आते हैं एडेनिन ग्वानिन, पिरिमिडीन में आता है साइटोसिन थियामिन। प्यूरिन में एडेनिन ग्वानिन, पिरिमिडीन में साइटोसिन थियामिन, जिसमें एडेनिन थियामिन से डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ता है और साइटोसिन ग्वानिन से ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़ता है। ये हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। कौन से बॉन्ड होते हैं दोस्तों, ये हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। दोनों रज्जुकों के मध्य की दूरी कितनी होती है, तो दोनों रज्जुकों के मध्य की दूरी होती है 20 एंगस्ट्रॉम। कितनी होती है, डीएनए में दोनों रज्जुक बोले तो स्ट्रैंड्स की मध्य की दूरी कितनी होती है, तो 20 एंगस्ट्रॉम होगी। कितनी होगी, 20 एंगस्ट्रॉम होगी। एक घूम में नाइट्रोजन क्षारकों की संख्या कितनी होती है, तो अपन बात कर चुके हैं 10 होती है। एक घूम की लंबाई कितनी होती है, 34 एंगस्ट्रॉम होती है। ये डीएनए के दोस्तों कई सारे टाइप्स होते हैं, ए डीएनए, बी डीएनए, जेड डीएनए। तो याद रखना ये जो डीएनए है ना वो बी डीएनए है, क्योंकि दक्षिणावर्त है, ये दक्षिणावर्त होता है, दक्षिण की तरफ थोड़ा सा झुका हुआ रहता है। राइट हेलिक्स होता है, ये दक्षिणावर्त होता है। ये कैसा डीएनए है, तो याद रखना बी डीएनए है। अगर पूछ ले कोई कि डीएनए में कौन सा डीएनए जो डबल हेलिक्स मॉडल दिया था, तो ये बी डीएनए होता है, जो कि दक्षिणावर्त होता है। कैसा है ये, दक्षिणावर्त होता है। राइट की तरफ थोड़ा सा घुमा हुआ रहता है। 20 एंगस्ट्रॉम दोनों रज्जुकों के मध्य की दूरी होती है। अब एक शब्द आता है दोस्तों डीएनए डीनेचुरेशन और एक आता है डीएनए रीनेचुरेशन। डीएनए डीनेचुरेशन क्या होता है, डीएनए विकृतीकरण क्या होता है। जब डीएनए को हाई टेम्परेचर पर रखा जाता है तो डीएनए की दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं
अलग अलग होने लगती हैं, क्योंकि इसके जो नाइट्रोजन क्षारक के मध्य में जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? डीएनए डीनेचुरेशन कहते हैं। और एक आता है डीएनए रीनेचुरेशन। रीनेचुरेशन का मतलब होता है कि जब विकृतीकृत जो डीएनए होता है, जो डीनेचर्ड डीएनए होता है, जब इसको हम नॉर्मल टेम्परेचर पर रखते हैं, सामान्य ताप पर रखते हैं, तो नाइट्रोजन क्षारक जो होते हैं, नाइट्रोजन बेसेज, उनके बीच में फिर से हाइड्रोजन बॉन्ड बनने लग जाते हैं, डीएनए की डबल हेलिक्स मॉडल का निर्माण हो जाता है, जिसको क्या बोलते हैं? डीएनए रीनेचुरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? डीएनए रीनेचुरेशन कहा जाता है। तो एक शब्द आता है डीएनए डीनेचुरेशन। डीएनए विकृतीकरण भी कह सकते हैं इसको। डीएनए डीनेचुरेशन क्या होता है? जब डीएनए को उच्च तापमान पर रखा जाता है, जब डीएनए को उच्च तापमान, हाई टेम्परेचर पर रखा जाता है, डीएनए को उच्च तापमान पर रखा जाता है, तो डीएनए की दोनों पॉली न्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं, ये जो गुत्थी हुई होती है ना, ये दोनों एक दूसरे से क्या हो जाती है? अलग अलग हो जाती है। यदि डीएनए को अपन हाई टेम्परेचर पर रख दें तो ये ब्रेक हो जाते हैं सारे बॉन्ड। ये बॉन्ड ब्रेक होंगे तो दोनों सीरीज क्या होंगी? दोनों चेन क्या होंगी? अलग अलग हो जाएंगी। इसी को अपन बोलते हैं डीएनए डीनेचुरेशन। क्या बोलते हैं? डीएनए डीनेचुरेशन। तो डीएनए की दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं अलग अलग हो जाती हैं, अलग अलग हो जाती हैं। जिससे क्या होगा? इससे क्या होगा? नाइट्रोजन क्षारकों के मध्य हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाते हैं। नाइट्रोजन क्षारकों, नाइट्रोजन बेसेज, नाइट्रोजन क्षारकों के मध्य हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं। और हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? डीएनए डीनेचुरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? डीएनए डीनेचुरेशन। और यदि इसको फिर से वापस से इसको सामान्य ताप पर रखा जाता है, डीएनए डीनेचुरेशन होने के बाद फिर से पुनः डीएनए को यदि सामान्य ताप पर रखते हैं, सामान्य ताप पर रखा जाए, फिर से इसको नॉर्मल टेम्परेचर पर रख दें, तो फिर डीएनए की डबल हेलिक्स मॉडल बन जाता है। फिर से डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। इसको अपन बोलते हैं डीएनए रीनेचुरेशन। तो ये मैंने दोनों एक साथ लिख दिया है, डीएनए डीनेचुरेशन एंड डीएनए रीनेचुरेशन। ये दोनों बातें अपने एक साथ पढ़ ली है। डीएनए डीनेचुरेशन का मतलब होता है अधिक टेम्परेचर पर रखने पर दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं अलग अलग हो जाती हैं, क्योंकि उनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाते हैं। फिर से नॉर्मल टेम्परेचर पर रखते हैं, फिर से डीएनए की डबल हेलिक्स मॉडल का निर्माण हो जाता है, जिसको क्या कहते हैं? जिसको कहा जाता है डीएनए रीनेचुरेशन के नाम से जाना जाता है। एक दो शब्द हैं, हाइपर क्रोमेसिटी और एक आता है हाइपोक्रोमेसिटी। हाइपर क्रोमेसिटी कोई टर्म आ जाए तो याद रखना। और एक आता है हाइपोक्रोमेसिटी।
हाइपर क्रोमोसिटी का मतलब क्या होता है? जब डीएनए का रीनेचुरेशन हो जाता है, या सॉरी डीएनए का डीनेचुरेशन हो जाता है, डीएनए विकृतीकरण हो जाता है, तो डीएनए प्रकाश की मात्रा को एब्जॉर्व करने लगता है, जिसको क्या बोलते हैं? हाइपर क्रोमोसिटी बोलते हैं। तो हाइपर क्रोमोसिटी कब होगा? डीएनए विकृतीकरण होने पर होगा। डीएनए विकृतीकरण या डीएनए डीनेचुरेशन होने पर क्या होगा? प्रकाश की मात्रा का अवशोषण करता है, लाइट क्वांटिटी, प्रकाश की मात्रा का अवशोषण होता है, एब्जॉर्वेशन होता है। इसको क्या बोलते हैं? हाइपर क्रोमेसिटी बोलते हैं। इसे हाइपर क्रोमेसिटी बोलते हैं, जिसे हाइपर क्रोमेसिटी कहते हैं। क्या कहा जाता है? हाइपर क्रोमेसिटी। और हाइपोक्रोमेसिटी क्या होता है? डीएनए रीनेचुरेशन होने पर प्रकाश अवशोषण की मात्रा धीरे धीरे घटती जाती है। डीएनए रीनेचुरेशन होने पर प्रकाश एब्जॉर्वेशन, लाइट एब्जॉर्वेशन, प्रकाश अवशोषण की मात्रा धीरे धीरे घटने लगती है। प्रकाश अवशोषण की मात्रा धीरे धीरे घटने लगती है। इसको क्या बोलते हैं? हाइपोक्रोमेसिटी बोलते हैं। क्या कहते हैं इसको? हाइपोक्रोमेसिटी के नाम से जाना जाता है। तो दो टर्म है, याद रखना। आजकल दोस्तों ऐसे ही प्रश्न आने लग गए हैं जो पुराने एग्जाम में नहीं आते, कुछ क्वेश्चन हमें बिल्कुल नए देखने को मिलते हैं। तो उसी चीज को अपन थोड़ी सी मेहनत कर रहे हैं कि ताकि आपको एग्जाम में कोई नया प्रश्न देखने को मिले तो गलत नहीं हो, तो कुछ एक्स्ट्रा भी लेकर के अपन को चलना है। क्योंकि आप देख पा रहे हो वर्तमान में किस तरीके का सारे, चाहे आरपीएससी हो, चाहे बोर्ड हो, अधीनस्थ बोर्ड, सभी का लेवल बदल चुका है। तो उसी लेवल से हमको थोड़ी सी तैयारी दोस्तों यहाँ पर करनी है। तो अब अपन एक छोटा सा पार्ट और आता है इसके अंदर, जो कि लेटेस्ट अभी क्वेश्चन भी पूछा गया था लास्ट ईयर 24-25 के अंदर। एक क्वेश्चन भी आया था जिसको वैसे कहते हैं प्रोटीन संश्लेषण का केंद्रीय सिद्धांत। क्या बोलते हैं इसको? प्रोटीन संश्लेषण का केंद्रीय सिद्धांत। यहां से छोटा सा पार्ट प्रश्न आ जाता है यहां से, प्रोटीन संश्लेषण का केंद्रीय सिद्धांत। और इस बार तो क्वेश्चन ऐसे आया जैसे मैं नोट्स में जैसे लिखवाता हूं ना, सेम एज इट ऐसा ही क्वेश्चन पूछ लिया। ये बताओ यहां पर क्या आएगा? देखिए जस्ट अभी बताता हूं। सेंट्रल डॉगमा थ्योरी ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन संश्लेषण का केंद्रीय सिद्धांत। प्रोटीन संश्लेषण का केंद्रीय सिद्धांत क्या है दोस्तों? सबसे पहले तो इसके प्रतिपादक सेंट्रल डॉगमा थ्योरी बोलते हैं। इसके प्रतिपादक हैं एफ क्रिक। कौन है? एफ क्रिक। ये भी एग्जाम में प्रश्न आ चुका है। गिवन बाय एफ क्रिक। प्रतिपादक कौन है? एफ क्रिक है। देखो सबसे पहले डीएनए से बनता है एमआरएनए। अभी पढ़ेंगे अपन आरएनए के बारे में, पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर एमआरएनए। और एमआरएनए से बनता है प्रोटीन। मैं एज इट इसको कई वर्षों से, कई सालों से ऐसे लिखवाता हूँ, और एज इट क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया था, ऐसे ऐसे दिया था, बताओ कि यहाँ पर क्या आएगा और यहाँ पर क्या आएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो डीएनए से एमआरएनए का बनना कहलाता है अनुलेखन। क्या बोलते हैं इसको? अनुलेखन कहते हैं। डीएनए से एमआरएनए का बनना क्या कहलाता है? अनुलेखन कहलाता है, या इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। सीटी में आ चुका है प्रश्न,
ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। आपके भी आ सकता है। देखो जहां पर टॉपिक सेम होता है ना, ये ऐसा नहीं है दोस्तों कि आपको केवल एक ही एग्जाम में काम देगी। जहां पर टॉपिक सेम है वहां पर आप कहीं पर भी कोई भी एग्जाम दोगे सभी के अंदर काम में आएगा। ये जेनेटिक्स वाला टॉपिक है, आपके फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में है। इसके अलावा आप कोई भी राजस्थान का आरपीएससी में एलडीसी वगैरह है, बोर्ड का एलडीसी है, जूनियर अकाउंटेंट है, इसके अलावा जो अदर एग्जाम्स वगैरह हैं उन सब के अंदर पूछा जाता है ये टॉपिक। लैब असिस्टेंट वगैरह सब के अंदर पूछा जाता है, जाने वाला टॉपिक है, ये इंपॉर्टेंट है। जो टॉपिक सेम होता है वो तो सबके लिए सेम ही होता है, ऐसा नहीं बस थोड़ा सा कहीं पर लेवल का इफेक्ट पड़ जाता है। जो आजकल तो लेवल का दोस्तों कुछ भी नहीं कह सकते, आने लगे तो बहुत छोटे से एग्जाम के अंदर फोर्थ ग्रेड के अंदर भी बहुत बड़ा अच्छा पेपर आ जाए, अच्छा क्वेश्चन पूछ लें, और कई बार सिंपल पेपर ही आ जाता है। तो लेवल कुछ भी नहीं कह सकते, चीजें अपन को सारी ही पढ़नी होती हैं। एमआरएनए से बनता है प्रोटीन, इसको बोलते हैं अनुवादन। क्या बोलते हैं इसको? अनुवादन बोलते हैं। ट्रांसलेशन कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन के नाम से इसको जाना जाता है। एमआरएनए से यदि वापस डीएनए बनता है तो इसको बोलते हैं व्युत्क्रम अनुलेखन। क्या बोलते हैं इसको? व्युत्क्रम अनुलेखन के नाम से जाना जाता है। इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये पूरा मेथड कहलाता है, याद रखना, डीएनए संश्लेषण का केंद्रीय सिद्धांत, जिसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है सेंट्रल डॉगमा थ्योरी। क्या बोलते हैं? सेंट्रल डॉगमा थ्योरी। अभी लेटेस्ट हमने पढ़ा था कि दो रज्जुक होते हैं। ये जो ट्रांसक्रिप्शन होता है ना, अनुलेखन क्रिया होती है, तो अनुलेखन क्रिया में डीएनए का केवल एक स्ट्रैंड ही भाग लेता है, और जो भाग लेता है उसको नॉन कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। जो अनुलेखन क्रिया में भाग लेता है उसको क्या कहते हैं? नॉन कोडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। याद रखना, अनुलेखन जिसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, अनुलेखन क्रिया में भाग लेने वाला डीएनए स्ट्रैंड, केवल एक ही स्ट्रैंड भाग लेता है। याद रखना, ओनली वन स्ट्रैंड भाग लेता है, उसको बोलते हैं नॉन कोडिंग स्ट्रैंड। क्या बोलते हैं इसको? नॉन कोडिंग स्ट्रैंड के नाम से जाना जाता है, या इसको हिंदी में कह सकते हैं एकूटनी रज्जुक। एकूटनी रज्जुक के नाम से भी इसको जानते हैं, या इसको टेम्पलेट डीएनए भी कहते हैं। टेम्पलेट डीएनए के नाम से भी इसे जाना जाता है। क्या बोलते हैं इसको? टेम्पलेट डीएनए भी कहा जाता है। और जो अनुलेखन क्रिया में भाग नहीं लेता है उसको बोलते हैं कोडिंग स्ट्रैंड। ट्रांसक्रिप्शन में जो स्ट्रैंड, दो स्ट्रैंड से मिलकर के बना होता है डीएनए, ट्रांसक्रिप्शन में भाग नहीं लेने वाला डीएनए स्ट्रैंड क्या कहलाता है? तो इसको बोलते हैं दोस्तों कोडिंग स्ट्रैंड। कोडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं, या इसको जीन डीएनए स्ट्रैंड के नाम से भी जाना जाता है, या इसको कोडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। कूटनी रज्जुक बोलते हैं इसको। क्या कहा जाता है इसको? कूटनी रज्जुक के नाम से जाना जाता है। तो ट्रांसक्रिप्शन में जो भाग लेता है वो एंटी कोडिंग, और जो भाग नहीं लेता उसको बोलते हैं कोडिंग स्ट्रैंड के नाम से जानते हैं। तो ये हुई है दोस्तों हमारी डीएनए की स्ट्रक्चर की बात। किसकी बात हुई है? डीएनए की स्ट्रक्चर की। तो एक बार अपन थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं, फिर बाकी अपन नेक्स्ट पार्ट में पढ़ लेंगे। तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था दोस्तों? क्रोमोसोम पढ़ा है। क्रोमोसोम डीएनए, आरएनए, हिस्टोन, प्रोटीन से मिलकर के बने हुए होते हैं। क्रोमोसोम जो होते हैं वो जालनुमा संघनित पदार्थ के रूप में पाए जाते हैं, जिन्हें क्रोमोसोम नाम बाल्डेयर ने दिया था। फ्लेमिंग ने क्रोमेटिन पदार्थ नाम दिया था। खोजकर्ता स्ट्रासबर्गर है। 44+ XY मेल में पाए जाते हैं, 44+ XX फीमेल में होते हैं। लिंग निर्धारण का काम XY XX करते हैं। लड़का होगा या लड़की, यह केवल XY पर ही निर्भर करता है। गुणसूत्र के दोनों सिरे टीलोमियर्स कहलाते हैं। चारों ओर पाई जाने वाला आवरण पेलिकल आवरण है। संरचनाएं क्रोमोमियर्स कहलाती हैं।
अभिरंजन के लिए मिथाइल ब्लू इथिडियम ब्रोमाइड का यूज किया जाता है। पहली बार होता है तो प्राथमिक संकीर्णन, दूसरी बार होता है तो द्वितीयक संकीर्णन। जहां पर होता है उसे सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर क्रोमोसोम को 2 भागों में बांटता है जिसको अर्धगुणसूत्र क्रोमेटिड्स कहते हैं। सेट क्रोमोसोम 13, 14, 15, 21, 22 नंबर के होते हैं। गुणसूत्र के अभिरंजन के लिए मिथाइल ब्लू इथिडियम ब्रोमाइड का यूज किया जाता है। आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करता है। और जीन क्या काम करता है? जीन लक्षणों का निर्धारण करता है। जीन क्या काम करेगा? लक्षणों का निर्धारण करेगा। समलक्षणीय अनुपात जो हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं, समजीनी अनुपात जो जीनी संरचना का अध्ययन करने पर प्राप्त होते हैं, सहलग्नता एक गुणसूत्र पर 2 लक्षणों की वंशागति साथ साथ होती है, मेडल के नियम का अपवाद कहते हैं, फल मक्खी पर प्रयोग किए थे। फिर न्यूक्लिक अम्ल की खोज फ्रेडरिक मिश्रण ने की थी, मवाद कोशिकाओं के केंद्रक में की थी। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस से बने होते हैं, न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल की मेन इकाई का नाम क्या है? न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड का निर्माण पेंटोस शर्करा, नाइट्रोजन क्षारक, फॉस्फेट ग्रुप से मिलकर के होता है। एक होता है न्यूक्लियोसाइड जिसमें फॉस्फेट ग्रुप नहीं होता है। नाइट्रोजन क्षारक 2 प्रकार के होते हैं, प्यूरिन, पिरिमिडिन। प्यूरिन में आते हैं एडेनिन, गुआनिन। पिरिमिडिन में आते हैं साइटोसिन, थियामिन, यूरेसिल। ये यूरेसिल की बात अभी नेक्स्ट क्लास के अंदर आएगी जिसमें अपन आरएनए के बारे में पढ़ने वाले हैं। न्यूक्लिक एसिड 2 प्रकार का है, डीएनए और आरएनए। डीएनए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, शुगर पाई जाती है डीऑक्सीराइबो शुगर, प्रकृति होती है अम्लीय, डबल हेलिक्स मॉडल के रूप में पाया जाता है। वॉटसन क्रिक ने दिया था। 1962 में नोबेल प्राइज इनको मिला है। अब बात है 5x174 बैक्टीरियोफेज, S13 M13 बैक्टीरियोफेज। डीएनए कैसा होता है इनका? एकल रज्जुकीय होता है, बाकी डीएनए कैसा होता है? डबल हेलिक्स के रूप में होता है। विस्तृत अध्ययन किया था फ्रैंकलिन एवं विल्किंस ने किया था। जीवन का रासायनिक आधार कहते हैं इसको, भौतिक आधार प्रोटोप्लाज्म को कहा जाता है, जेनेटिक मटेरियल के रूप में काम करता है। एडेनिन थियामिन से डबल बॉन्ड के द्वारा, साइटोसिन गुआनिन से ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल है। दोनों के मध्य की दूरी 20 अंगस्ट्राम, एक घुम में पदों की संख्या 10, एक घुम की लंबाई 34 अंगस्ट्राम, 2 क्रमागत पदों की मध्य की दूरी 3.4 अंगस्ट्राम। एक की दिशा 3-5 तो दूसरी की दिशा 5-3। दोनों रज्जुकों के मध्य की दूरी 20 अंगस्ट्राम। जब हाई टेम्परेचर पर रखते हैं तो दोनों स्ट्रैंड अलग अलग, जिसे बोलते हैं डीएनए डीनेचुरेशन। वापस से नॉर्मल टेम्परेचर पर रखते हैं तो फिर से जुड़ जाते हैं, उसको बोलते हैं डीएनए रीनेचुरेशन। डीएनए डीनेचुरेशन होगा तो प्रकाश का अवशोषण होगा जिसे हाइपरक्रोमेसिटी कहते हैं, और रीनेचुरेशन होने पर धीरे धीरे प्रकाश के अवशोषण की मात्रा घट जाती है जिसे हाइपोक्रोमेसिटी कहा जाता है। डीएनए से एमआरएनए का बनना अनुलेखन, और एमआरएनए से प्रोटीन का बनना क्या कहलाता है? अनुवादन कहलाता है। अनुलेखन में जो भाग लेता है वो नॉन कोडिंग, जो भाग नहीं लेता उसे कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। याद रखना, एक पॉइंट और लिखते हैं, जो एनिमल वायरस होते हैं उनमें आनुवांशिक पदार्थ कौन सा होता है? जेनेटिक मटेरियल, याद रखना, डीएनए होता है। कौन सा होता है? डीएनए। कुछ एक्सेप्शन हैं इसके, जैसे एक तो आता है पोलियो वायरस, एक आता है एचआईवी वायरस, एक आता है कोविड-19 वायरस। ये है तो सारे एनिमल वायरस हैं, लेकिन इनमें होता क्या है दोस्तों? आरएनए पाया जाता है। होना चाहिए था डीएनए, लेकिन होता क्या है? इनमें आरएनए उपस्थित होता है। प्लांट वायरस में आरएनए होता है जनरली, और एनिमल वायरस में डीएनए होता है। तो ये हमारी दोस्तों किसकी बात हुई है? डीएनए से संबंधित बात हुई है। डीएनए के बारे में हमने यहाँ पर कंप्लीट चर्चा कर ली है। अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर जो पढ़ने वाले हैं दोस्तों, वो हम पढ़ेंगे आरएनए। किसके बारे में पढ़ेंगे? आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड के बारे में बात करेंगे। फिर मेडल के जो प्रयोग वगैरह हैं उनकी भी चर्चा अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर करते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।